तो आज के टॉपिक में हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं कि जो हमारे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन से क्या बेनिफिट होता है, इन्फ्लेशंस को काउंट करने के क्या-क्या हमारे पास तरीका है, गवर्नमेंट किस चीज़ को मानती है और इसके पीछे जितने भी सारे जो फैक्टर्स हैं, वो आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर कुछ लोग नहीं मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है, कई सारे अर्थशास्त्रियों का भी कहना है कि अगर आपको देश में डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि विकास की स्थिति अगर आप चाहते हैं, तो आपको महँगाई सहन करना पड़ेगा। यानी अगर आप देश का डेवलपमेंट बेहतर चाहते हैं, तो महँगाई छोटी-मोटी चीज़ें नॉर्मल बात है। लेकिन सवाल है कि महँगाई कितनी ज़्यादा हो, है ना? ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। तो महँगाई गवर्नमेंट और आरबीआई का कहना है कि जब भी महँगाई हो, वो हमारा 2 से 6% के बीच हो। इसका एक फ़ॉर्मूला है 2 प्लस माइनस 4 चलता है। इसी फ़ॉर्मूले पे सरकार और आरबीआई सहमत हुआ है कि इन्फ्लेशन हम कितना रखेंगे देश में ताकि प्रॉब्लम लोगों को ना हो। तो महँगाई कितना होना चाहिए? 2 से 6% के बीच अगर है, तो फिर उस महँगाई से आम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन इससे कहीं ज़्यादा हो, तो फिर दिक्कत हो सकता है। फिर हमारा जो रोज़मर्रा का जो लाइफ़ है, उसमें काफ़ी आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज देखते हैं हम लोग पूरा टॉपिक हम लोग सिर्फ़ इन्फ्लेशन पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, सरकार का ये कहना है यानी कि जो आंकड़े हमारे पास जो आया, सरकार क्या कहती है वो हम बाद में बात करते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं, पिछले महीने जो जून है, जून महीने का जो सीपीआई रेट है, वो 5.08% रहा, जो कि अब तक के 4 महीने में सबसे ज़्यादा रहा है, जो कि थोड़ा-सा चिंता की बात है। हालाँकि ये 6% के अंदर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एवरेज है। इसमें एवरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो 5% से ज़्यादा लगभग इसका अगर लगभग 9 पॉइंट कुछ परसेंट यानी कि 9.708 या इसको एप्रॉक्स 9 के आसपास भी अगर हम रखें 9% से 9% से आपको ज़्यादा देखने को मिला है। ये आपको मैंने क्या बताया कि 5.08% क्या है? ये ओवरऑल एवरेज है सीपीआई का इन्फ्लेशन के, क्योंकि सीपीआई के बास्केट में कई सारे एसेंशियल गुड्स को रखा जाता है। अभी पूरा सीपीआई को हम लोग देखने वाले हैं। अभी सिर्फ टेम्पोररी बता रहे हैं। इस 5% 5.08% जो है पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा रहा है, जिसमें से कि खाद्य वस्तुएँ जो हैं उसका रेट सबसे यानी कि उसमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा रहा। लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार सरकार कहती है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अनुसार इन्फ्लेशन हमारा जो है वो 1.7% ही रहा है। तो सवाल इसी पर है कि गवर्नमेंट का मानना है कि इन्फ्लेशन का जो हिसाब-किताब है वो 1.7% के अनुसार है और सीपीआई के अकॉर्डिंग आपका इन्फ्लेशन जो है वो 5.08 के अकॉर्डिंग है। तो दोनों में कन्फ्लिक्शन क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? सीपीआई क्या होता है? और डब्ल्यूपीआई क्या होता है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी-बारी से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सीपीआई क्या है? पहले उस पे बात करते हैं कि सीपीआई हमारा क्या है? इसकी गणना कैसे की जाती है? सरकार की ही गणना में महँगाई के अलग-अलग आंकड़े क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो जो रिपोर्ट है सीपीआई के आंकड़े और जीडीपी डिफ्लेटर के आंकड़े, वो दोनों गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। तो ये दोनों जो आंकड़े हैं वो अलग-अलग क्यों हैं? इसको हम लोग बारी-बारी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि महँगाई दर को नापने के जो तरीके हैं वो कितने हैं? 3 तरीके हैं। एक है हमारा सीपीआई, दूसरा हमारा है डब्ल्यूपीआई और तीसरा हमारा है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो सीपीआई का फुल फॉर्म हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में इसको कहते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। डब्ल्यूपीआई को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक बोलते हैं इसको। थोड़ा हिंदी का नाम आपको अजीब लग सकता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर इंग्लिश के नामों का ही प्रयोग अधिकतर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे आप कई बार शॉपिंग मॉल जाते हैं सामान खरीदने के लिए और आप अपने ट्रॉली में वही सामान लेते हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से सरकार भी अपने महँगाई को नापने के लिए
क्या करती है, अपने बास्केट में वैसे चुनिंदा वस्तु और सेवाओं को रखती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाला चीज़ हो। और ऐसे कितने सारे वस्तु और सेवा हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो इस मॉल जब आप मॉल जाते हैं तो अपने कार्ट में सिर्फ़ क्या रखते हैं, यानी कि जो अपना ट्रॉली है, जितने सारे एसेंशियल गुड्स है केवल आप वो रखते हो या सर्विस जो भी हो। सभी सामान तो नहीं लेते हैं, जितना ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ़ उतना ही लेंगे। इसी प्रकार की सरकारी जो संस्था है एनएसओ, ये भी ऐसा ही कुछ करती है। कुछ चुनिंदा वस्तु या सेवा का ही जो कीमत है, उसी का केवल उतार-चढ़ाव को ध्यान रखता है। यानी कि सरकार का जो बास्केट है, जैसे हमारा एक बास्केट था, उसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी एक बास्केट है, यानी एक लिस्ट है। उसी लिस्ट के माध्यम से कई सारे सामानों का जो कीमत में जो उतार-चढ़ाव हो रहा है, उस पे नज़र रखती है और ये नज़र रखने का काम किसका है? एनएसओ का है। आगे देखते हैं। एनएसओ के जो बास्केट है, एनएसओ का जो सीपीआई का जो बास्केट है, उसमें जो एसेंशियल गुड्स है, उसमें लगभग कितने हैं? 450 जो आइटम्स हैं, उनका सूची रखा गया है। 450 आइटम्स रखा गया है, यानी उसमें गुड्स भी है और सर्विस भी है। एसेंशियल गुड्स की बात करें तो उसमें हमारा जो अनाज है, फूड ग्रेन बहुत ज़रूरी वाला चीज़ है, कपड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, सब्जी हो गया, दूध हो गया और बाकी अन्य चीज़। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसे वस्तु आपको दिख रहा होगा जो हमारे लिए महँगाई तो देखो, हर एक चीज़ महँगा होगा तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएँ होती हैं जो महँगी होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे आप अनाज लेने जाते हो, जैसे सब्ज़ी लेने आप जाते हो, सब्ज़ी तो कोई भी हर एक आदमी डेली लेगा। अनाज का कीमत अनाज का भी ज़रूरत आपको रेगुलर पड़ता है क्योंकि खाना तो डेली खाना है। सब्ज़ी भी आपको डेली चाहिए, दूध भी आपको डेली चाहिए और ऐसे में अगर इस प्रकार की वस्तुओं का अगर कीमत बढ़ता है, ख़ास करके अनाज का, सब्ज़ी का और दूध का, ऐसी वस्तुओं का अगर कीमत ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था पे यानी आपके घर का जो खर्च है, उस पे असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि देखिए, कपड़े भी आपके लिए नेसेसरी है, लेकिन कपड़े की तुलना में आप सब्ज़ी, अनाज वग़ैरह ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कपड़े तो आदमी हर दिन नहीं खरीदता है, साल में 2-4 बार खरीद लिए। वहाँ महँगाई आप फिर भी बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये इन्फ्लेशंस जो होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये जो पूरा बास्केट है, 450 बास्केट है, उसमें भी प्रायोरिटी सेट किया गया, उसमें भी वेटेज दिया गया है कि किस वस्तु का हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं कंज्यूमर का। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है क्या करेगा? वो हमेशा मात्रा देखता है, क्वांटिटी। आप जैसे कहीं भी मॉल में शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो आपको कितनी मात्रा में कोई चीज़ चाहिए, वो आप तय करते हैं। यानी क्वांटिटी कितना होगा ये इसका डिसाइड कौन करेगा? वो आप करेंगे और वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे। जैसे वही हम अब मैंने आपको बताया कि कपड़ा आप कभी-कभी खरीदोगे, लेकिन दूध हो गया, सब्जी हो गया, बाकी जो मोर एसेंशियल गुड्स है, जो डेली कंज़्यूम में आता है, वो हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, वो ज़्यादा होता है। और देखा जाए तो कहीं न कहीं जब ये एसेंशियल चीज़ें जब ज़्यादा महँगा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पहले जितनी मात्रा में हम खपत करते थे, क्या करना पड़ेगा? उसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा। क्योंकि महँगाई को हम बोझ नहीं मतलब महँगाई को हम सह नहीं पाएँगे, मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होंगे? महँगाई बढ़ेगा। जब महँगाई बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे? अपनी मात्रा को ऑटोमैटिक कम कर देंगे। जितनी मात्रा में आप पहले दूध खरीदते थे, जितनी मात्रा में आप सब्ज़ी खरीदते थे, ऑटोमैटिक क्या हो जाएगा? उसका कीमत डाउन हो जाएगा। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, अभी कुछ दिन पहले भिंडी जो है मार्केट में ₹30 ₹40 के आस-पास मिल जाता था। लेकिन अभी कल जब हम गए तो भिंडी का रेट बता रहा है कि हम ₹20 पौवा देंगे, यानी ₹80 किलो। तो ऐसे में क्या करेंगे? जहाँ पहले ₹20 में आधा किलो खरीदते थे, अभी ₹20 में 250 ग्राम मिलेगा। तो क्या करना पड़ा हमको? हमें अपनी मात्रा को कम करना पड़ा। तो महँगाई के हिसाब से लोग कैसे ढालते हैं? मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है? अब देखिए इसी प्रकार से सीपीआई क्या करती है? सीपीआई का भी जो बास्केट है, तो उसमें सभी वस्तु और जो सेवा है, उसका जो लिस्टिंग अभी साढ़े साढ़े 400 के आसपास जो आपने देखा, सबका एक समान वेटेज नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी का वेटेज अलग-अलग होगा। कुछ चीज़ें होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा एसेंशियल होगा,
कुछ वस्तु हमारे लिए उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कपड़ा आप खरीदोगे साल में कितनी बार? 3 से 4 दफ़ा। लेकिन उसका तो महँगाई बर्दाश्त कर भी लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इधर का जो चीज़ है, जैसे दूध हो गया, सब्ज़ी हो गया, मेडिकल का जो दवाई वगैरह का जो इक्विपमेंट अगर वो महँगा हो जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसे में जैसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेट करता है, वैसे आपको भी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए, महँगाई तो सभी जगह है भैया, गाँव में भी है, शहर में भी है, दोनों जगह पर है। लेकिन सरकार क्या करती है महँगाई के लिए, गाँव के लिए अलग पैरामीटर रखा गया है और शहर के लिए पैरामीटर अलग रखा गया है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए, जैसे शहरी स्तर पर क्या चलता है, इसको बोलते हैं अर्बन अर्बन सीपीआई, यानी कि सीपीआई अर्बन भी इसको बोलते हैं। और उस दूसरे को क्या बोलते हैं? सीपीआई रूरल। तो सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन में अलग-अलग लिस्टिंग किया गया। सीपीआई अर्बन में 460 आइटम्स को जोड़ा गया है, यानी कि 460 गुड्स और सर्विस को जोड़ा गया है। जबकि सीपीआई रूरल में अगर देखा जाए तो 448 है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीपीआई के जो बास्केट में रूरल में ज़्यादा है कि यहाँ पे अर्बन में ज़्यादा है, तो बेसिक बात है कहाँ पे ज़्यादा है? शहर में। चूँकि इन्फ्लेशंस का जो असर है, वो काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। लोगों का जो उपभोग करने का जो प्रवृत्ति है, उपभोग करने का जो स्तर है, वो आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा? शहर में देखने को ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिस्टिंग भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करते हैं सीपीआई का जो कैटेगरीज़ जो बनाया गया है, उस कैटेगरीज़ में मुख्यतः 6 आइटम को जोड़ा गया है। सबसे पहले फूड एंड बेवरेज, यानी कि जो हमारे लिए जो खाने-पीने का जो खाने-पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले उसको रखा गया है। उसके अलावा पान और तंबाकू का कितना महँगाई चल रहा है, कपड़े और फुटवियर का, हाउसिंग में यानी कि जो घर वगैरह जो आप रेंट लेते हैं, रेंट पे कहीं पे रहते हैं, तो रेंट में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, महँगाई, किराया कितना बढ़ा, या आप कहीं पे घर बनाते हैं तो मकान बनाने में अब कीमत कितना ज़्यादा लग रहा है, ये सब चीज़ भी देखना पड़ता है। उसके अलावा फ्यूल और लाइट, लाइट मतलब यहाँ पे लाइट का सेंस है एनर्जी, ऊर्जा, यानी कि पेट्रोल और डीजल का जो रेट है, उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। एलपीजी फ्यूल में आपका एलपीजी आ जाएगा, ठीक है? तो फ्यूल और लाइट का भी जोड़ा जाएगा और एक जोड़ा जाएगा मिसेलेनियस होता है। तो याद रखिएगा, फूड एंड बेवरेज, पान तंबाकू, कपड़े फुटवियर, हाउसिंग और फ्यूल एंड लाइट, ये सब देखा जाता है। अब देखिए वेटेज जो सरकार की है वो हमारे लिए एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पर है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आपका बनता है, एमसीक्यू के फॉर्म में दिखता है कई बार क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेज की, तो सीपीआई रूरल की बात अगर हम करें तो वहाँ पे इसका जो वेटेज है 54.18% दिख रहा है, 54.18%। वही शहरी की अगर बात करें तो वहाँ पे इसका वेटेज क्या है? कम है, 36.29% इसका वेटेज किया गया है। और ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाएगा गांव और शहर को मिला के, तो हमारा एवरेज कितना हो जाता है? 45.86% हो जाता है। वही अगर देखिए, अब ये चीज आपको हम क्यों दिखा रहे हैं, जैसे शहर के लोग भी खा रहे हैं, गांव के लोग भी खा रहे हैं खाने पीने के लिए। शहर के लोग खाने पीने के अलावा और भी चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हैं, जबकि ग्रामीण संरचना के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर महंगाई का असर ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है? खाने पीने के सामान पे। क्योंकि देखिए, गांव के लोगों पर ज़्यादा असर किस चीज़ का पड़ता है? खाने पीने का वस्तु का अगर कीमत बढ़ा दिया जाएगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा, जबकि शहर का तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम पड़ता है। पान तंबाकू की बात अगर करें तो गांव के लोग भी कम नहीं है पान और तंबाकू खाने में। इसका वेटेज कितना रखा गया? 3.26%, जबकि शहर में इसका वेटेज रखा गया 1.36%। और महंगाई में इसका अगर टोटल एवरेज देखा जाएगा तो कितना है? 2.68% देखा जाएगा। वही बात अगर हम करते हैं फुटवियर की, कपड़े या फुटवियर की बात अगर करें तो ग्रामीण जो महंगाई है उसमें वेटेज कितना है? 7.36% है, जबकि शहर में कितना है? 5.57%। और एवरेज अगर देखा जाएगा तो 6.53% देखने को मिलता है। हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं तो हाउसिंग को सीपीआई रूरल में इसको इंक्लूड किया ही नहीं जाता है। सरकार ये मानती है कि गांव में आमतौर पे लोगों का अपना घर होता है, तो वहाँ रेंट वगैरह का इशू तो है नहीं, तो उसको महंगाई में क्यों काउंट करें? जबकि कई बार ऐसा होता है कि गांव में भी बहुत सारे लोग रेंट पे रहना पड़ता है, मतलब ये एक्सेप्शन में है, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है। ये ध्यान में रखिएगा कि सीपीआई रूरल में हाउसिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये।
ठीक है। सीपीआई शहरी में देखिए इसका वेटेज कितना है, क्योंकि हम लोग जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ पे अगर रेंट इंक्रीमेंट होता है तो हमारे बजट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए इनका वेटेज कितना दिया गया है, 21.67% का इसका वेटेज है। और अगर एवरेज निकाला जाएगा तो कितना है, 10% है। ठीक है। फ्यूल एंड लाइट यानी कि एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ग्रामीण संरचना पे 7.94% है, जबकि सीपीआई शहरी में कितना पड़ रहा है इसका 5.58%। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6.84% देखने को मिलता है, जबकि मिसलेनियस में 27.26% ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर 29.53%। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 28.32% देखने को मिलता है। अगर आप इसके क्रम देखोगे तो ग्रामीण स्तर पर महंगाई का असर किस पे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि गांव के स्तर पर अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किस चीज का है, फूड ग्रेन की बात अगर करें, खाने पीने की बात करते हैं, ठीक है, फूड एंड बेवरेज की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर 2 की बात करें तो 7.94% फ्यूल और लाइट के। और तीसरे रैंक पर क्या आ जाएगा हमारा, मतलब इसको मिसलेनियस को हटा के बोल रहे हैं। और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, कपड़े और जूता, फुटवेयर, कुछ जूता चप्पल जो सब आ जाएगा उसमें। सीपीआई शहरी में सबसे ज्यादा वेटेज जहां भी खाने पीने का है। और नंबर 2 पे जो वेटेज है वो किसका ज्यादा देखने को मिल रहा है, हाउसिंग का। यहाँ भी हम लोग मिसलेनियस वाले पार्ट को अलग करके अगर देखें तो शहरी स्तर पर महंगाई का ज्यादा जो असर है वो खान पान के बाद अगर देखा जाए तो रेंट यानी खाना और रूम का किराया, इसका महंगाई हम लोगों पर ज्यादा पड़ता है, किस पे, शहर वाले लोगों पे। जबकि ग्रामीण स्तर पर क्या देखें हम लोग, खाने पीने पे और इलेक्ट्रिसिटी और कपड़े जूते पे ये लोगों, मतलब यहाँ पे महंगाई का असर ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर इसके बात करें फूड इन्फ्लेशन, देखिए आप अभी देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन बहुत अलग चीज है, सबसे ज्यादा मैटर करता है फूड, फूड और बेवरेजेस की जो बात कर रहे हैं, यानी जो खाने पीने का जो एसेंशियल चीज है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अलग से एक खांचा बना दिया गया कि ताकि हम फूड इन्फ्लेशन को अलग से मेजर कर पाए। अब जैसे जून महीने की बात करें तो वीडियो के मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि अभी फूड इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 9.63% है जून महीने का। ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, जबकि ये आंकड़ा आपका 2 ± 4 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि अगर ये 6% के अंदर होता तो हमारे लिए चिंताजनक बात नहीं थी, जो कि उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एवरेज हुआ था, 5% से जो ज्यादा आपको दिखाए थे वो तो एवरेज था। अब आप सवाल पूछोगे कि महंगाई का जो स्तर है, खास करके फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है, मतलब ओवरऑल की महंगाई की बात करें तो महंगाई का सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला है वो ग्रामीण संरचना पे देखने को मिला है। शहर शहर की तुलना में ग्रामीण संरचना पर ज्यादा महंगाई का असर देखने को मिला है। इसीलिए इसका जब रैंकिंग किया गया तो नंबर 1 में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे खराब स्थिति यानी कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में। नंबर 2 में हमारा बिहार आता है और नंबर 3 में आ जाता है कर्नाटक। यानी इन्फ्लेशन का सबसे बुरा असर इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा, खास करके जो उड़ीसा हम इसलिए नंबर 1 पे रखें क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण संरचना ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। अब एक तो हमारा हो गया सीपीआई, उसके बाद हम लोग देखते हैं डब्ल्यूपीआई के माध्यम से आंकड़े को कैसे, मतलब कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इसका जो डब्ल्यूपीआई का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से नॉर्मली सीपीआई के हिसाब से 5.08 माना जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई के हिसाब से महंगाई कितना है, 3.36% है। अब ये डब्ल्यूपीआई सबसे पहले समझ लेते हैं, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। डब्ल्यूपीआई मतलब क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि आप इसको वो भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी का जो ऑनर है, कच्चे माल से लेकर के यानी कि जो फाइनल गुड्स बनता है, रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल गुड्स जो बनता है उसको बनाने में कॉस्टिंग कितना आ रहा है, उसके इन्फ्लेशन को हम काउंट कहाँ करते हैं, डब्ल्यूपीआई में काउंट करते हैं। ठीक है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, सीपीआई में फूड आइटम्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और वही अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें यहाँ पे फूड आइटम्स की तुलना में मैन्युफैक्चर यानी कि जो विनिर्माण है, उत्पादन है, उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो याद रखिएगा क्या अंतर है दोनों में, डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है,
MF यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, जबकि CPI में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसको दिया जाता है? फूड आइटम्स को दिया जाता है, याद रहेगा। उसके अलावा CPI में हम सिर्फ और सिर्फ यानी कि CPI में गुड्स और सर्विस दोनों के आइटम्स को काउंट करते हैं, ठीक है। जबकि WPI में सिर्फ और सिर्फ वस्तु को देखें, यहाँ वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको शामिल किया जाता है? वस्तु को। ध्यान में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो बता दिए कि WPI के अनुसार महंगाई ये है और CPI के हिसाब से महंगाई ये है। फिर भी देखा जाए एक साल में 3.36% होने के बावजूद भी पिछले एक साल में WPI के स्तर पर भी महंगाई सबसे ज्यादा पिछले महीने ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक और महंगाई को मापने का जो तीसरा तरीका है वो है हमारा GDP डिफ्लेटर। अब ये क्या होता है? सरकार इसको ज्यादा तवज्जो देती है क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा महंगाई कम दिखता है। वो वही अंगुली वाला जो बात बताया आपको कि कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बस ये होता है कि घुमा के जब पकड़ता है तो आपको पता नहीं चल पाता है। अब होता क्या, देखिए रियल GDP और नॉमिनल GDP के बीच का जो अंतर होता है उसी को काउंट करता है किसमें? GDP डिफ्लेटर में काउंट किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि GDP, ये जो रियल GDP और नॉमिनल GDP है, सबसे पहले ये समझते हैं, तब जाकर के आपको GDP डिफ्लेटर बेहतर समझ में आ पाएगा। अब देखिए रियल GDP क्या होता है? रियल असली वाला GDP यानी असली वाला जी मतलब क्या होता है? ग्रॉस। डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्शन। देखो क्या होता है, देश में कुल वस्तु और सेवा का जो भी मार्केट प्राइस होगा उसको काउंट किस में करते हैं? रियल GDP में करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए आप, रियल GDP कैसे निकालते हैं? जैसे पिछले साल का और इस साल का हम कीमत में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, 100 kg धान उगाया पिछले साल और उसको जो रेट है वो 20 रुपये kg के हिसाब से मिला। तो GDP जब काउंट होगा उस किसान का तो भी कंट्रीब्यूशन है GDP में। तो जब GDP काउंट किया जाएगा तो GDP को काउंट उत्पादन को दाम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उत्पादन यहाँ कितना हो गया? 100, और यहाँ पे दाम कितना हो गया? 20। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिला जुला के धान का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा हमारा? 2000 रुपया। और ये 2000 रुपया GDP में काउंट होता है, ठीक है। वर्तमान में मान लीजिए कि यही किसान पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा उत्पादन ज्यादा किया और 10 kg इस बार अनाज जो है ज्यादा उगाता है, और इस बार सरकार थोड़ा सा MSP बढ़ा भी दिया, 25 रुपया कर दिया, 5 रुपया बढ़ा दिया। तो जब 5 रुपया बढ़ा देगा तो इस बार जो GDP जो बनेगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 को 25 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2750। तो इस बार जो किसान उत्पादन किया यानी कि GDP में जो कंट्रीब्यूशन है पिछले साल की तुलना में 750 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इसके बाद का लोचा थोड़ा सा देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है। अभी अगर ग्रोथ की बात करें तो जैसे पिछले साल का इस साल से कंपेयर अगर करें, सिर्फ किसान के स्तर पर अगर देखें तो इस साल उसको कितना मिला? 2750 रुपया। पिछले साल कितना मिला था? 2000 रुपया हुआ। तो कंपेयर किससे करेंगे? तो पिछले साल का था उससे कंपेयर करेंगे। इसको जब माइनस करके कटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 37.5% जो आता है यही कहलाता है हमारा नॉमिनल GDP कहलाता है। समझ में आया? ये हमारा है नॉमिनल GDP। जबकि रियल GDP का जो मतलब है वो समझिए। रियल GDP के अनुसार जो कीमत है धान का, जो कीमत अभी जो आपको 25 रुपए जो ज्यादा मतलब 5 रुपए जो बढ़ा के दिखाया गया, सरकार का मानना है कि वो 5 रुपए बढ़ा के मत दिखाओ, 20 रुपया पे ही काउंट करते हैं। ये वाला रेट वही रखेंगे सेम, क्योंकि महंगाई तब पता चलेगा ना कि जब अब कीमत सेम होगा तब आप पता कर पाएंगे कि महंगाई कितना बढ़ा है। अगर कीमत बढ़ा देंगे तो मात्रा भी बढ़ जाएगा, उसका रेट भी बढ़ जाएगा, मात्रा भी बढ़ा कीमत भी बढ़ा। तो रियल GDP की अगर बात करें तो हम 110 ही रखते हैं, जितना उत्पादन हुआ था उसको 20 से गुना करते हैं, कीमत वही रहने देते हैं, तो कितना हो गया? 2200। अब देखिए 2200 में हम 2000 को घटा दिए, क्योंकि पिछले साल कितना आया था? 2000 आया था। इस साल 200 रुपया ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस साल 10 kg का उत्पादन ज्यादा हुआ था, कीमत वही है, और जब इसको हम कटाएंगे कितना बचेगा? 10%। यानी कि जो किसान के स्तर पर तुलना कर रहे थे तो जो हमारा नॉमिनल GDP है वो हमेशा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा 37.5%, और जो रियल GDP है
वो कितना दिख रहा है आपको? 10%। अब जो डिफ्लेटर है, डिफ्लेटर के अनुसार अभी जो डिफ्लेटर जो देखें उसमें नॉमिनल जीडीपी को अगर आप रियल जीडीपी से माइनस करते हैं तो जो बचता है हमारा वही हमारा क्या कहलाता है? डिफ्लेटर कहते हैं, यानी कि वास्तव में उतना ही डिफ्लेट हुआ है, महंगाई बढ़ा है। तो ये कितना हो गया? 37.5 पिछले बार की तुलना में, इस बार कितना हो गया? 10%, यानी कि फाइनली कितना हो गया? डिफ्लेटर के अनुसार 27.5% देखने को मिलता है। अब देखिए वर्तमान में जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार की बात करते हैं। 2023-24 का ये आंकड़ा है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें जीडीपी डिफ्लेटर के अनुसार सरकार कहती है कि केवल 1.7% ही हमारा इन्फ्लेशन दिख रहा है, जबकि सीपीआई कहता है कि हमारा 5% से भी ज्यादा महंगाई बढ़ा है। तो गवर्नमेंट तो इसको मान रही है, लेकिन इतने सारे लोग पढ़े लिखे तो है नहीं कि महंगाई को 3 अलग अलग फार्मूला से मेजर किया जाएगा। तो बस यहाँ पर यही देखना है कि कान को घुमा के कैसे पकड़ा गया है वो अच्छे समझना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला गया आप समझ रहे होंगे। क्या किया गया होगा? नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी को माइनस करके दिखाया होगा, तब जाकर के सरकार क्या निकालती है? 1.7%। उसी तरह महंगाई में भी किया होगा। अब सवाल ये होता है कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, 7% से भी ज्यादा हो चुका है, उसके बावजूद इन्फ्लेशन इतना कम कैसे है, महंगाई कम कैसे है ग्रोथ के अकॉर्डिंग? तो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं एक बार। अब ये सीपीआई जो है वो क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या करता है? जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस का जो कंज्यूम कर रहा है, जो उपभोग कर रहे हैं, उपभोग में कीमत में उतार चढ़ाव कितना आता है ये सरकार देखती है। उसी प्रकार से डब्ल्यूपीआई की बात करें तो सिर्फ वस्तुओं की वहां पे देखी जाती है, वहां भी बास्केट वगैरह अलग अलग वस्तुओं का वेटेज अलग अलग देता है। इसको हम ये तो बता ही चुके कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह का चीज समझिए, एक होता है रॉ फॉर्म, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। डब्ल्यूपीआई के स्तर पर दोनों का कीमत देखा जाता है और दोनों की कीमत के बीच के गैप को देखा जाता है। इसमें जैसे हुआ क्या है अभी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत थोड़ा घटा, उसका रेट कम हुआ, कोयले का दाम भी घटा और फूड आइटम्स का भी रेट कुछ कम हुआ, ठीक है। और ऐसा कीमत घटने की वजह से होलसेल प्राइस में क्या हो गया? होलसेल प्राइस में इसका इजाफा आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कि इस चीज के वजह से कंपनियों को बेनिफिट हुआ है। तेल की कीमत बढ़ने से, चाहे कोयले का कीमत बढ़ने से, घटने से और फूड आइटम्स के रेट घटने से तो होलसेल लेवल पे आपको कम देखने को मिलता है, जबकि वही जब कंज्यूमर प्राइस की बात करेंगे तो वहां आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के जो बीच का जो गैप है उसी चीज को कौन बतलाता है? डिफ्लेटर बताता है। बस आपको यही हम कहना चाह रहे थे। और आखिरी में थोड़ा बहुत चीज़ें आप देख लीजिए। तो होलसेल पे जैसे डब्ल्यूपीआई की बास्केट की अगर बात करें तो 60 से 65% जो है जो इसके जो आइटम्स है वो इंटरनेशनल मार्केट पे टिके होते हैं। सीपीआई बास्केट की बात करें तो 43% का अगर वेटेज दें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूपीआई के अनुसार महंगाई क्या हो रही है? कम हो रही है, और सीपीआई के अनुसार महंगाई बढ़ रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एवरेज है वही चीज कहलाता है। आपको बार बार कह रहे हैं कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच का जो एवरेज है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है डिफ्लेटर कहलाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम आपको इतना ही समझाना चाह रहे थे।